नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुमुख ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है उसकी, तो उसके अंदर आज हमें माइनर टेस्ट 9 है वो हम करने वाले हैं। तो इससे पहले 8 माइनर टेस्ट, एक मेजर टेस्ट है वो हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो सेकंड ग्रेड कलाम एकेडमी टेस्ट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जाके वो देख सकते हैं। तो जो लोग सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो लाइक है वो ज़रूर करें, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग है वो ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो को लाइक है वो ज़रूर करें। और जो लोग जुड़े हुए हैं लेकिन वो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, देखिए टेस्ट सीरीज देखोगे फ़ायदा आपको ही है। मेरा ऐसा कोई नहीं है भी हाँ आप पूरी देख रहे हो तो मेरे को पूरा ज़्यादा फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग है वो टेस्ट सीरीज पूरी देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा भी किस टेस्ट सीरीज के अंदर कितने क्वेश्चन हैं। अभी फिलहाल 2000 सीटें हैं, जिसके अंदर 1000 सीटें हैं वो बैकलॉग की हैं। तो आप जो भर्ती मान के चलिए कि फिलहाल जो भर्ती है वो 1000 सीटों पे है, और करीब 1500 लोग तो सिर्फ मेरे से ही जुड़े हुए हैं। और जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर करीब 20,000 लोगों का आता है। तो आप लोग मेरी मानिए कि आप लोग है वो वीडियो पूरी देखिए, और वीडियो को आप लाइक करते हैं तब मेरे को आइडिया रहता है भी हाँ इतने लोग है वो लाइक करें। अब लगभग 1500 लोग देखते हैं, उसमें से लगभग 200 लोग है वो ही है वो वीडियो को लाइक करते हैं। तो अब मैं 1500 को सही मानूं या 200 को सही मानूं तो ये मुझे आइडिया नहीं लगता है। तो मैं तो जो 200 लाइक कर रहे हैं उनको ही मानता हूँ कि ये ढंग से तैयारी है वो कर रहे हैं। तो जो लोग ढंग से तैयारी करें वो जो वीडियो देखें तो वो लाइक करें, जिससे कि जो लाइक का नंबर मेरे को दिखाई देगा, जिससे मुझे आइडिया रहेगा भी हाँ इतने लोग हैं वो कंटिन्यू है वो देख रहे हैं। और जो नए जुड़े हुए हैं वो भी लाइक कर दीजिए, लाइक करने के कोई पैसे नहीं है। और वीडियो चाहे आपका एक भी क्वेश्चन सही ना हो लेकिन वीडियो जरूर पूरी देखें, जिससे कि आपको अनुमान लगता रहेगा भी हाँ मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उसके अंदर से जो मेरे को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है वो उठ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में ना रखें भी इतनी हाई टेस्ट सीरीज हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भले ही ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 100 ही आपके गलत हो जाएं, या आपका एक सही हो या आपके 10 सही हो। ये आज 10 सही होंगे कल 11वां सही होगा, क्योंकि आज 10 सही होंगे आपके 90 गलत होंगे, तो आप सोचेंगे इन 90 को मैं गलत हुए इनको कम करूं, तो धीरे धीरे कम होगा। एक दिन में कोई है वो फने खा नहीं बन सकता, कोई भी टॉपर नहीं बन सकता। और नई भर्ती है वो सेकंड ग्रेड की आ चुकी है, तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है अभी मैं टेस्ट दूं या ना दूं। टेस्ट आपको देना है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ना। आगे की जो एग्ज़ाम होगा अगले साल 2026 में वो अच्छी खासी 6500 पदों पे भर्ती आ चुकी है। तो अच्छे से है वो लगें तैयारी में, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे, आपका सिलेक्शन हो, और मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग है वो वीडियो पूरी देख रहे हैं। और जो वीडियो देखने वाले हैं उनमें पहले 60% लेडीज़ थी, अब 65% है वो सिर्फ लेडीज़ है। और उनकी जो एज है वो 25 से 34 साल के बीच की है, जो सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ हैं। और 35 से 25 से 34 के बीच में वो लगभग वो हैं जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, और ये है 80%। तो आप लोग सोच सकते हैं अभी लेडीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो लड़के देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मेरी वीडियो जो देखते हैं, जो टेस्ट दे रही हैं वो लेडीज़ हैं, और जो कंप्लीट वीडियो देखते हैं वो भी लेडीज़ ही हैं। कंप्लीट तो आप ये मान के चलिए कि 95% जो कंप्लीट वीडियो देखते हैं वो लेडीज़ ही देखती हैं। बाकी हैं वो वीडियो स्टार्ट किया, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, छोड़ दिया। हाँ ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करते हो आपको मैं भी मानता हूँ कि कई लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो टुकड़ों में वीडियो देखते हैं, कोई बात नहीं, आप टुकड़ों में देखिए लेकिन देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको अनुमान लगेगा भी हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे को तैयारी सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और कोई पैसे भी नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप है अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित में से किस महासागर से नहीं गुजरती है? प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से, दक्षिणी महासागर से। तो जो 0 डिग्री देशांतर है वो किस महासागर से नहीं गुजरती? तो ये प्रशांत महासागर से है, ये नहीं गुजरती।
आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, इन तीनों से 0 डिग्री जो देशांतर है वो गुजरती है। नेक्स्ट है ये द्वीप और महासागर है, इनको हमें मिलाना है। तो होन्शु जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर के अंदर है। एजोर्स जो है ये उत्तरी अटलांटिक के अंदर है। नेक्स्ट है डियागो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर के अंदर है। न्यू साइबेरियन जो है ये आर्कटिक महासागर के अंदर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 नंबर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी ध्रुव महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से महासागरों का क्षेत्रफल की दृष्टि से व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान है वो हमें करनी है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा जो है वो है प्रशांत महासागर, यानी 1 नंबर प्रशांत महासागर, 2 नंबर अटलांटिक महासागर, 3 नंबर आर्कटिक महासागर और 3 नंबर है वो हिंद महासागर और 4 नंबर है वो आर्कटिक महासागर। तो बी है वो 1 नंबर पे आएगा, तो बी 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे डी आएगा, तो 2 नंबर पे डी इसमें है। 3 नंबर सी हिंद महासागर, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर है वो सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है पाक जलडमरू मध्य, मलक्का जल संधि, होर्मुज जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। तो भूमध्य सागर की जो कुंजी कहलाती है वो है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। तो ये रट्टे ही मारने पड़ेंगे, इनका और कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित सीमावर्ती सागर अवस्थित में से असुमेलित युग्म है कारा सागर, आर्कटिक महासागर, लाल सागर, हिंद महासागर, कोरल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर, पश्चिमी अटलांटिक महासागर। तो इसमें असुमेलित हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा कोरल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये असुमेलित है। यानी कारा सागर जो है ये आर्कटिक महासागर के अंदर, लाल सागर है ये हिंद महासागर के अंदर। लाल है वो हिंद, यानी जो हिंदू का भगवा होता है वो लाल से आप मान सकते हैं कि लाल हिंदू। कारा यानी काला आर्कटिक। कैरिबियन सागर पश्चिमी, कैरिबियन यानी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। तो ये ऐसे जोड़ जोड़ के थोड़े याद करने पड़ेंगे और कोई तरीका इसका नहीं है। नेक्स्ट आता है कि गर्त और महासागर है, इनको हमें सुमेलित है वो करना है। तो मेरियान गर्त है, इसका होगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है प्यूरिटो रिको गर्त, तो इसका होगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट सी है यूरेशियन बेसिन, तो इसका होगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है सुंडा गर्त, तो ये होगा हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अटलांटिक महासागर चौड़ा हो रहा है, प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, लाल सागर धीमी गति से सिकुड़ रहा है। तो इसने कहा है सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर, लाल सागर धीमी गति से सिकुड़ रहा है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए वृहत महासागर का क्या नाम था। पेंजिया, पेंथालासा, लोरेशिया, गोंडवाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेंथालासा। नेक्स्ट है द्वीप और अवस्थिति में असुमेलित युग्म है। सेशल्स द्वीप हिंद महासागर, डॉल्फिन कटक दक्षिणी अटलांटिक, मेरियान ट्रेंच उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, अल्बाट्रास कार्डिलेरा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर होगा डॉल्फिन कटक दक्षिणी अटलांटिक।
नेक्स्ट 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से ठंडी पवन नहीं है। बोरा, नार्दली, बिल्जर्ड, ब्लैक रोलर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लैक रोलर, यानी जो ठंडी पवन नहीं है। तो ब्लैक जो रोलर है ये ठंडी पवन नहीं है। बोरा, नार्दली और बिल्जर्ड ये ठंडी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाएं या पवनें धीमी गति से बहती हैं जब दाब प्रवणता कम होती है। नेक्स्ट कारण है कि दाब प्रवणता कम होती है तो समदाब रेखाएं समीप समीप पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। जब पवनें धीमी गति से बहती हैं तो दाब की जो प्रवणता है वो कम होती है, और दाब प्रवणता कम होती है तो समदाब रेखाएं समीप समीप पाई जाती हैं, ये असत्य है। हेडली कोशिका में कौन सी पवनें बहती है? व्यापारी पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेडली कोशिका में जो पवनें बहती हैं वो व्यापारिक पवनें बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। जेट स्ट्रीम भूविक्षेपी पवन का उदाहरण है, ये सही है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। मानसूनी पवन एक भूमंडलीय पवन है। ग्रहीय पवनें ध्रुवों के निकट सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। तो इसने कहा है सत्य कथन नहीं है। तो मानसूनी पवन एक भूमंडलीय पवन है, ये सत्य नहीं है। पोलर ईस्टर्लीज किस प्रकार की हवाएं हैं? गर्म शुष्क, शीत शुष्क, स्थानीय हवा, वर्षा ऋतु हवा। तो ये है शीत शुष्क। जो पोलर ईस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज ये है शीत शुष्क हवा। नेक्स्ट है कि जब कोरिओलिस बल दाब प्रवणता बल से संतुलित हो जाए तो समदाब रेखाओं के समांतर बहने वाली पवनें कहलाती हैं। पोलर ईस्टर्लीज, मानसूनी पवनें, पछुआ पवनें, भूविक्षेपी पवनें। तो ये कहलाती हैं भूविक्षेपी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन है, उसका हमें चयन करना है। तो व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये आप याद है वो रखना। व्यापारिक पवनों की तुलना में पछुआ पवनें अधिक प्रचंड होती हैं। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों के ठीक विपरीत दिशा में चलती हैं। ध्रुवों पे कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। तो हमें इसके अंदर असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट आता है कि पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण नहीं होता वह है दाब प्रवणता का बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल और वायुमंडलीय आर्द्रता। तो आर्द्रता का है वो पवनों के विचलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जिसका कारण नहीं होता है वो है वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पवनों और अवस्थिति में असुमेलित युग्म की पहचान है वो कीजिए। डॉक्टर पवनें गिन्नी तट, मिस्ट्रल स्पेन, मिस्ट्रल है वो स्पेन एवं फ्रांस, खमसीन मिस्र, हार्मटन पश्चिमी यूएसए से कैलिफोर्निया में। तो हमें असुमेलित युग्म बताना है। पवनें और उनकी जो लोकेशन है वो हमें देखनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हार्मटन पश्चिमी यूएस के कैलिफोर्निया में। ये असत्य है, सॉरी असुमेलित है। सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तान में, वन क्षेत्र में, सागर तल पर। तो जो सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है वो सागर तल पर पाया जाता है। अब आता है करंट जीके का क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए।
इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिलों से 100 गांव चिन्हित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए परिवारों को 31,000 रुपए की वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें से सत्य कथन नहीं है वो बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 व 3। तो जो 1 नंबर है ये सही है कि इस योजना का जो उद्देश्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, तो बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने का इसके अंदर टारगेट है। और ये जो 100 गांव बताए गए हैं ये इसके अंदर 122 गांव आएंगे। और जो ये 31,000 रुपए की वार्षिक सहायता जो उपलब्ध करवाने की बात है, इसके अंदर 21,000 जो सहायता है वो उपलब्ध है वो करवाई जाएगी। 21,000 रुपए की जो सहायता है वो उपलब्ध है इसके अंदर करवाई जाएगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेले 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो यह मेला 9 से 18 मई तक जयपुर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन सहकारिता विभाग व कॉनफेड द्वारा किया जाता है। इस मेले में मसालों की बिक्री में जोधपुर जिला राज्य भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। हमें सत्य कथन है वो इसके अंदर बताने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 1 व 2 है वो इसके अंदर सत्य है। नेक्स्ट है कि मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर। तो मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत 29 मई को रलावता अजमेर से हुई है। यह राजस्थान में यह अभियान ICAR द्वारा केंद्र व राजस्थान सरकार के सहयोग से संचालित किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में जाकर नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन से कथन है वो सत्य हैं। तो इसके अंदर है वो ये तीनों ही कथन है वो सत्य हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है वो 29 मई को रलावता अजमेर से की गई है। और राजस्थान में यह जो अभियान है ये ICAR के द्वारा केंद्र व राजस्थान सरकार के सहयोग से संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत है वो वैज्ञानिक गांव में जाकर नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी वो उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलाना, बीकानेर से देश भर के 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसमें राजस्थान के कितने स्टेशन सम्मिलित हैं? 17, 8, 11 और 5। तो जो प्रधानमंत्री ने 103 अमृत भारत स्टेशनों का जो उद्घाटन किया है इसमें राजस्थान के 8 स्टेशन है वो शामिल हैं। नेक्स्ट है कि हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के मेंटेनेंस हेतु राज्य का पहला मेंटेनेंस डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में, अलवर में। तो जो मेंटेनेंस डिपो है ये जोधपुर के अंदर स्थापित है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सत्य नहीं है यानी असत्य है वो हमें बताने हैं। 23 मई को विधानसभा अध्यक्ष ने अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता है वो समाप्ति की घोषणा है वो की है। नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव में कंवरलाल मीणा भारत आदिवासी पार्टी से विधायक चुने गए थे। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानसभा से किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त किए जाने का अंतिम विनिश्चय राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। सत्य नहीं बताना है तो सत्य नहीं है वो है केवल 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 हेतु राजस्थान के किन 2 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2025 हेतु राजस्थान के जो 2 सांसद हैं उनको जो संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है वो है मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। मदन राठौड़ और पीपी चौधरी। खेलो इंडिया यूथ गेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों में राजस्थान कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक शूटिंग में जीते। एथलीट हंसराज दायल ने 1.5 किलोग्राम डिस्क थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक है वो जीता है। तो इसके अंदर हमें सत्य कथन बताने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 3, यानी राजस्थान ने सर्वाधिक पदक है वो शूटिंग में नहीं जीते। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया गया है। पाली में, जयपुर में, गंगानगर में और जोधपुर में। तो राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर जो पार्क है वो गंगानगर जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है वो ज्ञात करो। तो व्यवहारवादियों के लिए व्यक्तित्व की संरचनात्मक इकाई अनुक्रिया है। व्यक्तित्व की मानवतावादी शाखा आदर्श आत्म व वास्तविक आत्म के मध्य समरूपता का उल्लेख करती है। व्यक्तित्व की मनोगतिक शाखा मन के बाह्य अवलोकनीय पक्षों का अध्ययन है वो करती है। व्यक्तित्व की अंतःक्रियात्मक शाखा स्थितिपरक विशेषताओं को व्यवहार निर्धारण में महत्वपूर्ण मानती है। तो हमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन हो जाएगा कि व्यक्तित्व की मनोगतिक शाखा मन के बाह्य अवलोकनीय पक्षों का अध्ययन करती है। व्यक्तित्व की अंतःक्रियात्मक शाखा स्थितिपरक विशेषताओं को व्यवहार निर्धारण में महत्वपूर्ण मानती है। तो ये सत्य है, ये असत्य है। तो इसका आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तित्व व्यवहार की विशेषता है जो अधिकांश परिस्थिति में प्रकट होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक बाह्य मांगों के चलते परिवर्तित होती है। व्यक्तित्व और स्थितियों के प्रति अनुकूलनशीलता भिन्न बिंदु है। तो इसने कहा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल के एक पक्ष में व्यक्ति में उच्च स्तरीय कल्पनाशीलता, उत्सुकता, सांस्कृतिक कार्यों में अभिरुचि पाई गई। व्यक्ति का वह पक्ष है अनुभवों के लिए खुलापन, सहमतिशीलता, तंत्रिकाताप, बहिर्मुखता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुभवों के लिए खुलापन। नेक्स्ट है कि केटल के सिद्धांत में 16 हैं। मूल विशेषक, सतही विशेषक, मूल व सतही विशेषकों का जोड़, इनमें से कोई नहीं। तो केटल के सिद्धांत में जो 16 हैं वो है मूल विशेषक। नेक्स्ट है कि रोडसा के परीक्षण में कितने कार्ड लाल सफेद नहीं है, यानी जो लाल और सफेद नहीं है वो हमें बताने हैं। तो इसके अंदर जो 5 कार्ड है वो लाल और सफेद नहीं है। ये आपको जिसको आता है वो ठीक है, बाकी आप इनको थोड़ा रिवीजन है वो कर लेना जो क्वेश्चन आपको गलत लगे, और दोबारा भी वीडियो देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोबारा वीडियो देखने में। जैसे ही टाइम मिले वीडियो देखा करो। और हाँ, यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप सेकंड ग्रेड की जॉब लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन है वो जरूर होगा। वे लोग जो निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य नहीं कर पाते कहलाते हैं। टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ए। तो जो लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य नहीं कर पाते वो हैं टाइप ए के लोग।
शैक्षिक व औद्योगिक वातावरण में व्यक्तित्व मापन की किस विधि का प्रयोग उपयोगी है? नाम निर्देशन, प्रेक्षण, व्यवहारपरक निर्धारण और साक्षात्कार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यवहारपरक निर्धारण। नेक्स्ट है कि टीएटी परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं? 10, 20, 30 और 40। तो जो टीएटी है उसके अंदर एक व्यक्ति पर कुल 20 कार्ड है वो प्रयोग में आते हैं। अब हमें असत्य कथन है वो बताने हैं। तो असत्य कथन हमें बताने हैं। तो कोई व्यक्ति यदि शेडल के वर्गीकरण में पिकनिक टाइप है तो क्रेसमर में वर्गीकरण में संभवतः वह एंडोमोर्फिक होगा। रोजनविंग ने प्रक्षेपी मापन में कार्ड पर वास्तविक चित्र होते हैं। आईजैक में व्यक्तित्व वर्गीकरण के आयामों का आधार जैविक है, आनुवांशिक नहीं। रोडसा के परीक्षण में 2 कार्ड लाल व ग्रे स्याही के होते हैं। तो इसमें हमें असत्य कथन है वो पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1, 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषक उपागम के संबंध में सत्य है वो हमें बताना है। विशेषक समय की विमा पर स्थिर होते हैं। विभिन्न स्थितियों में विशेषकों में सामान्यतः संगति होती है। विशेषकों की शक्ति व संयोजन भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होती है। और उपयुक्त सभी, तो इसमें सत्य पूछे हैं तो ये उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि फ्रायड के मनोविश्लेषण के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो अचेतन में स्थित अधिकांश विचार कामेच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। इदम अहम परा अहम व्यक्तित्व की भौतिक संरचनाएं हैं। फ्रायड ने मुक्त साहचर्य, त्रुटि विश्लेषण, सोपन विश्लेषण का प्रयोग किया। लिबिडो सुखेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है और तत्काल संतुष्टि चाहता है। इसमें पूछा है सत्य कथन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में इदम और अहम के मध्य द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है और शेष अवस्था की सुख इच्छा तथा वैश्विक रूप में नियंत्रित व्यवहार की मांग के बीच द्वंद्व का आधार स्थापित है वो हो जाता है? मुख्य अवस्था में, गुदीय अवस्था में, लैंगिक अवस्था में, जननांगीय अवस्था में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुदीय अवस्था में। नेक्स्ट आता है कि विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक, स्वप्न विश्लेषण आदि से समझा जा सकता है। इदम को, अचेतन को, अहम रक्षात्मक युक्तियों को, कुसमायोजित सुखेप्सा को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अचेतन को, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट है कि यदि एक बच्चे की आइसक्रीम खाने की इच्छा हो और उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष उससे कहे कि दुकानदार से पूछे बिना खाने पर सजा मिलेगी, यह है इदम, अहम, पराअहम, लिबिडो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा यदि इडिपस ग्रंथि का समाधान नहीं कर पाए और समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करे तो इसे कहते हैं स्थिरीकरण, प्रतिगमन, दमन और सुप्त अवस्था। तो इसको जो कहते हैं स्तरण कहते हैं, फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो अपने माता पिता से उपेक्षित महसूस करता है, स्कूल में शिक्षक के साथ विशेष लगाव प्रदर्शित करता है, यह किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत समझा जाएगा? ट्रांसफेरेंस, आत्म स्फूर्तिकरण, विस्थापन, प्रतिक्रिया, निर्माण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अहम रक्षात्मक युक्ति अवचेतन रूप में कार्य करती है और जिससे उत्पन्न सामग्री
बाद में सपनों, चूकों और फ्राइडीनियन स्लिप के रूप में उभरती है। इसको जो कहते हैं अस्वीकरण, दमन, आत्म स्फूर्तिकरण, प्रत्यास्था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दमन। ये क्वेश्चन बड़ा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 वर्षीय छात्रा जिसकी मां एक कठोर और भावात्मक रूप से अनुपलब्ध डॉक्टर हैं, अचानक अपनी मां की तरह व्यवस्थित, व्यस्त और संवेदनाहीन व्यवहार करने लगी। वह अपने दोस्तों को भावात्मक कहकर हंसती है, डॉक्टर बनने की जदी पकड़ लेती है यानी जिद पकड़ लेती है और अक्सर मां के शब्दों को हूबहू दोहराती है जैसे इमोशन वेस्ट ऑफ टाइम है। हाल ही में जब उसकी कक्षा में एक दोस्त ने रोना शुरू किया तो उसने कहा, तुम्हें मजबूत बनना होगा जैसे मेरी मां है। निम्न में से कौन सा रक्षात्मक तंत्र इस व्यवहार की सबसे सूक्ष्म और गहन व्याख्या करता है? तो इसका जो ऑप्शन है कि प्रक्षेपण, आत्म स्फूर्तिकरण, आंतरिक प्रतिरूपण, पहचान निर्माण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहचान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्रा को यूपीएससी की कोचिंग लेनी है लेकिन वह दिल्ली जाने से डरती है, अकेलापन और खर्च। कोचिंग का नाम सुनते ही वह उत्साहित हो जाती है लेकिन फिर टेंशन में पसीना आ जाता है। अकेलापन और खर्च ये एक तरह से नेगेटिव की तरफ जाता है। कोचिंग का नाम सुनते ही उत्साहित होती है यानी ये पॉजिटिव तरफ है। तो वह हर दिन एक नया कारण बना लेती है नया जाने का। तो इसके अंदर ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 17 वर्षीय छात्र जिसका पिता अक्सर उसकी मां पर चिल्लाता था जब वह अकेला होता है तो स्कूल में अचानक हिंसक हो उठता है। कभी बेंच तोड़ता है, कभी किसी को थप्पड़ मार देता है बिना किसी स्पष्ट उकसावे के। जब शिक्षक उसे कारण पूछते हैं तो वह चुप रहता है। बाद में थेरेपिस्ट को वह बताता है, मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों करता हूँ, लेकिन उस पल में ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ। प्रश्न, इस केस में छात्र का व्यवहार किस रक्षात्मक युक्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? डिस्प्लेसमेंट, एक्टिंग आउट, प्रोजेक्शन, रिप्रेशन। तो इसका जो आंसर है वो एक्टिंग आउट इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है 51 से 100 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी ये क्लास है वो आधे घंटे की हो चुकी है। और फिर कई लोगों के कमेंट आते हैं, मैंने पहले कमेंट आए थे कि छोटी करो तो फिर मैंने छोटी करना स्टार्ट कर दिया। फिर कमेंट आने लगे कि बड़ी करो, मैंने पूरी कंप्लीट है वो अपलोड कर दी। अब फिर से छोटी आने लगे। तो जो लोग बड़ी चाहते हैं तो वो एक दिन में ये देख लीजिए और नेक्स्ट कल ही मैं 51 से 100 तक ये वो अपलोड है वो कर दूंगा। तो जिससे कि आप यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं तो उनको है वो कंटिन्यू क्लास है वो मिलती रहेगी। वैसे भी एक दिन में 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे अभी 2 टेस्ट और बचे हैं माइनर, वो भी मैं 1-2 दिन में अगर मेरे को टाइम मिला तो अभी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ। बाकी माइनर टेस्ट जो 9 है उसका 51 से 100 तक की जो सेकंड वीडियो है वो आएगी। उसके बाद में माइनर टेस्ट 10 है वो करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।